So welcome everyone. Topic again यूनियन एग्जीक्यूटिव। और कल हमने जो बात की थी वो मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई व्यक्ति बनता है तो किस तरह की कंडीशंस होती है, वो कल हमने सारी कवर की। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द मैनर ऑफ द इलेक्शन, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द की पॉइंट्स टू बी अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैनर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द मैनर। कल मैंने आपको इलेक्शन के बारे में बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑन इनडायरेक्ट मोड। पहला पॉइंट जो आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट मोड के द्वारा होता है एंड ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो है वो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो विधायक और सांसद। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो विधायक और सांसद होते हैं। और विधायक और सांसद में भी इलेक्टेड मेंबर का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एक्सक्लूडेड। एग्जैक्टली हमें मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्टेड मेंबर है दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। एंड एक चीज जो मैं कल आपको बता रहा था, इसमें 17th अमेंडमेंट हुआ है 1991 में, 1991 में 17वां अमेंडमेंट इसमें हुआ है। ये कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी को भी हमने इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनाया। क्योंकि दिल्ली जो यूटी है वहां हमने जो असेंबली का प्रावधान 1991 में ही किया है। तो 17th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा दिल्ली और जो पुदुचेरी यूटी है उसमें जो असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी हमने इलेक्टोरल कॉलेज का पार्टिसिपेंट्स बनाया है। तो कुल मिला के इलेक्टोरल कॉलेज में दो तरह के मेंबर होते हैं, वन दैट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोज हु आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड सेकंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। यही आपके इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका क्योंकि इनडायरेक्ट मोड है, और इनडायरेक्ट मोड का बेस होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट। तो ये भी आपको एग्जैक्टली लिख लेना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट इज द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसी मोड के द्वारा होता है। सो कम टू द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है हम उस बारे में हम बात करेंगे। बहुत थोड़ी बुनियादी बातें जो कि थोड़ी किताबों से बहुत हल्की बातें हो, बहुत आसानी के साथ हम उसको समझ पाए, उस तरह से उसमें बात करेंगे। देखो, आपको मालूम है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन को नोटिफाई करने का। जैसे अभी 2022 में चुनाव होने हैं, जुलाई के महीने में चुनाव हो जाएंगे राष्ट्रपति के, क्योंकि आखिरी चुनाव जो राष्ट्रपति का हुआ था भारत में वो 2017 में हुआ था। अभी जुलाई 2022 में चुनाव हो रहे हैं, तो लगभग जून के सेकेंड या फर्स्ट वीक में राष्ट्रपति चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव वो हर 5 साल के बाद करवाए। अब क्या है कि अब नोटिफिकेशन आती है, और नोटिफिकेशन के बाद अगली बारी होती है नॉमिनेशन की, ठीक है। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है चुनाव के लिए, ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी लड़ सकता है। भारत में आजादी है, चुनाव है तो कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन चुनाव का जो मैनर है कुछ इस तरह का डिजाइन किया गया है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही सही मायने में जो कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती है चुनाव के लिए। कैसे, इस बात में समझेंगे। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रपोजल का होना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय अ 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर। टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही उम्मीदवार हो सकता है जिसको कि 50 लोगों ने प्रपोज किया है और 50 सांसदों ने उसका समर्थन किया है। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स देयर शुड बी अ स्ट्रेंथ ऑफ 100। 100 की स्ट्रेंथ यहाँ होनी चाहिए। 50 सांसदों ने उसको प्रपोज किया है, 50 सांसदों ने उसका समर्थन किया है, तो ही कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे।
इसका सीधा मतलब ये हो रहा है क्योंकि 100 मेंबर का आपको की स्पॉन्सरशिप होना बहुत जरूरी है, तो ये 100 मेंबर की स्पॉन्सरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती, नहीं होती ना। तो इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन कंटेस्ट करती है। और भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें किस पार्टी के जीतने की संभावना होती है कि जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है और उसकी कम से कम आधे राज्यों में भारत में सरकार है। अब जैसे 2022 का भी चुनाव होना है तो ये सबको मालूम है कि बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। फ्लोर इज ओपन, फ्लोर इज ओपन। ठीक है, ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि इसमें तो कंटेस्ट ही नहीं होना है। दूसरी पार्टी को तो चलो एक अपना कैंडिडेट फाइल करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, पर अल्टीमेटली फ्लोर इज ओपन। ये सबको मालूम है कि बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ है, सेंटर में भी स्ट्रेंथ है और आपकी स्टेट में भी स्ट्रेंथ है। क्योंकि वोटर कौन है? वोटर आपके सांसद है, वोटर आपके विधायक है। तो सबसे ज्यादा जो सांसद और विधायक किसके पास है? बीजेपी पार्टी के पास है। तो सीधी सी बात ही हो गई। अब नॉमिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि दिस नॉमिनेशन मस्ट बी इंडोर्स्ड बाय द 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर अलोंग विद द सिक्योरिटी अमाउंट व्हिच इज नोन एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा एंड दैट अमाउंट इज 15,000। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्योरिटी अमाउंट कितना होगा? 15,000 होगा, 15,000 रुपए की राशि है। और 50 स्पॉन्सर है आपके प्रपोजर और 50 स्पॉन्सर आपके है सेकेंडरी। ये क्राइटेरिया है। तो नॉमिनेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय दिस, जो मैंने आपको बता दिया। अब नॉमिनेशन के बाद होती है स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट की, और स्क्रूटनी के बाद होती है, स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जो कागजात आपने फाइल किए हैं वो सही है कि नहीं, अधूरी जानकारी है तो नहीं। जैसे हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, जब आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं इस बॉडी में, तो वो बॉडी आपके डॉक्यूमेंट को देखती, स्क्रूटनी करती है ना, ये जानकारी अधूरी तो नहीं छोड़ी गई आपने, तो वैसे स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद एक डेट होती है विड्रॉल की। कोई कैंडिडेट चाहे जिसने की नॉमिनेशन फाइल किया वो विड्रॉ भी कर सकता है, चॉइस है ना। तो ये भी प्रोसीजर है। और विड्रॉल के बाद अगली डेट होती है वोटिंग, वोटिंग होगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि वोटिंग कहाँ होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो वोटिंग का जो वेन्यू है वो पार्लियामेंट हाउस है। जब पार्लियामेंटेरियन वोट करेंगे, सांसद कहाँ मतदान कर सकते हैं? पार्लियामेंट हाउस में कर सकते हैं। संसद भवन तो एक ही है, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर वोटिंग कर सकते हैं सांसद। और जो विधायक होते हैं, विधायक वोटिंग कहाँ कर सकते हैं? विधायक वोटिंग कर सकते हैं रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना। मेरी हालत खराब है। तो विधायक कहाँ करेंगे? असेंबली में। और सांसद कहाँ करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चॉइस होती है कि अगर माना किसी स्टेट से कोई सांसद है, फॉर एग्जांपल हमारे हिमाचल प्रदेश है अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो सांसद है, उनके पास चॉइस ये है कि वो पार्लियामेंट हाउस के बजाय शिमला में वोटिंग कर सकते हैं। असेंबली हाउस हमारा शिमला में, हिमाचल प्रदेश का, तो वोटिंग यहाँ हो सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको कम्युनिकेट करना होगा चुनाव से पहले। तो आइए आपको बात समझ। सांसद के बाद चॉइस ये होती है कि सांसद जो है वो संसद में भी या आपकी विधानसभा में भी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन विधायक निश्चित तौर पर विधायकों को वोटिंग करनी होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी असेंबली हाउस के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है, इस बात को हम समझते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि जब वोटिंग होगी तो कैसे वोटिंग होगी। देखो, वोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें प्रेफरेंस वोट होता है। प्रेफरेंस वोट, इट इज अ टर्म, प्रेफरेंस वोट। प्रेफरेंस वोट का इस्तेमाल होता है, इट मींस कि जो इलेक्टर है दे विल वोट एवरी कैंडिडेट, ईच एंड एवरी कैंडिडेट, उस सबको वोट करेंगे। माना अगर चुनाव में 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है, तो तीनों को वोट करेंगे, ठीक है। बट वो वोट करते समय क्या करेंगे? प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे, 1 2 3 चॉइसेस होगी इसमें। तो वोट कैसा होता है? प्रेफरेंस वोट, प्रायोरिटी वोट। तो ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए ना। तो कौन सा वोट हो गया? प्रेफरेंस वोट हो गया, प्रायोरिटी वोट हो गया। अब वोटिंग के बाद आती है काउंटिंग की बारी। अब राष्ट्रपति के चुनाव में एक और तरीका है। आपने देखा होगा कि जो दूसरे चुनाव होते हैं, कोई भी इलेक्शन है भारत में, इवन 2 ग्राम पंचायत से लेकर आप सांसद का चुनाव देखेंगे, अगर किसी उम्मीदवार को 2 या 3 उम्मीदवारों में से एक भी ज्यादा वोट मिलता है तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। इट इज
द रूल, इट इज अ नियम, है ना। किसी भी उम्मीदवार को बाकी उम्मीदवार के मुकाबले एक भी ज्यादा वोट मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसको विजयी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। कोटा, कोटा मींस प्रेसिडेंट विल दोज पर्सन हु विल रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोटा? वो फॉर्मूला कोटा का ये होता है कि टोटल वैलिड वोट्स ओवर 2+1, ओवर टोटल वैलिड वोट्स ओवर 2+1 का एक फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर जितना मुझे भी याद है कि लास्ट राष्ट्रपति के चुनाव में लास्ट राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल जो पूरे थे वो थे 8 लाख के आसपास के, है ना। इतना ही है, 8 लाख के आसपास का इलेक्टोरल है हमारा। 8 लाख ओवर 2+1 यानी कि मतलब जिसको 4 लाख एक वोट मिलेगा वही उसी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझना, बस यही है, मैं कुछ नहीं। अब जब काउंटिंग शुरू होती है तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में फर्स्ट प्रायोरिटीज को काउंट किया जाता है, क्योंकि हर इलेक्टर में अगर 3 उम्मीदवार है तो 3 चॉइसेस दी होगी, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3। तो फर्स्ट राउंड की जब भी काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस को काउंट किया जाएगा। यदि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में किसी उम्मीदवार को कोटा मिल जाता है, दैट मींस दैट कैंडिडेट इज विनर। और आमतौर पे ऐसा तब होता है, जैसे बीजेपी पार्टी का भी रूल चल रहा है ना, मतलब सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, स्टेट्स में गवर्नमेंट इनकी है। इस अब ये जो चुनाव होना है 2022 का, इसमें जाहिर सी बात है कि पहले राउंड की काउंटिंग में तय हो जाएगा कौन राष्ट्रपति, कोटा मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टी के पास इतने वोट ही नहीं है, तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है। आमतौर पर ऐसा तब होता है, सेकंड राउंड की काउंटिंग आपको तब करनी पड़ती है जब 3 उम्मीदवार हो या 3 से ज्यादा उम्मीदवार हो। और हमने ये देखा है अभी 2000 के बाद जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है उसमें आमतौर पर 2 ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का पीरियड शुरू हो गया। आपको मालूम है ना, भारत की राजनीति में 1990 से 2000 के बीच में कॉलिशन पार्टी का दबदबा था, कॉलिशन पार्टी का दबदबा था। लेकिन भारत की राजनीति अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई, अब 2 पार्टी सिस्टम आ गया भारत के अंदर, 2 पार्टी सिस्टम आ गया। अब तो ये सिस्टम है कि 2 पार्टी की ऑपोजिशन भी नहीं है, अब तो ऑपोजिशन इज गोइंग टू बी कोलैप्स, वॉश आउट, है ना। तो ये सिस्टम हो गया है। तो इस सिस्टम के अंदर आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही राष्ट्रपति तय हो जाता है, बट दिस कैंडिडेट मस्ट हैव टू ऑब्टेन कोटा। कोटा आप समझ गए होंगे, व्हाट इज अ कोटा? कोटा मींस टोटल वैलिड वोट्स ओवर 2+1, ये फॉर्मूला आपका है, इसमें कोटा चाहिए। आई थिंक कोई डाउट किसी को इसमें, कोई है डाउट? इसको मैंने बता दिया, इसको प्रायोरिटी वोट बोलते हैं, प्रायोरिटी वोट, इट इज कॉल्ड प्रायोरिटी वोट, बस प्रायोरिटी वोट। अच्छा एक और बात है, अभी आप पूछ रहे थे ना व्हाट इज ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है कि जितनी आबादी है ना आपकी, उस आबादी के हिसाब से आपकी वोट की ज्यादा कीमत। जैसे उत्तर प्रदेश के ML सबसे ज्यादा जो वोटिंग वैल्यू कहाँ से होगी? उत्तर प्रदेश से होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। सांसद भी सांसद तो चलो छोड़ो, विधायक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 402 नंबर है वहाँ, 402 सीट से उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो असेंबली इलेक्टोरल की वैल्यू होगी उत्तर प्रदेश की होगी, हिमाचल की कम होगी। ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला, तो ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार मार्क करा दूं, उसको वैसे भी समझा दूंगा। तो एक जो MLA की वोट की कीमत होती है ना, वो कैसे होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। हम इसको जरा प्रैक्टिकली हिमाचल प्रदेश का इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, हमारे यहाँ से कितने वोट की वैल्यू है जी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट ओवर नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। निकालो जरा फॉर्मूला, अब मैं सब पढ़ते हैं। करो आप, हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 70 लाख, हम सॉरी 70 लाख ओवर 68 इंटू 1/1000। निकालो जरा क्या वैल्यू आ रही है। फॉर्मूला मैं बताता हूं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट over number of elected MLA in the state legislative assembly into 1/1000. The total population of the state over number of elected MLA in the state legislative assembly into 1/1000. निकालो क्या? 13 point something, 13,000 में आ रहा है, किस में आ रहा है एग्जैक्टली बताओ मुझे। 1000, 31,000,
तो हिमाचल प्रदेश में एक एमएलए की वोट की कीमत है 30,000। अब 31,000 इंटू 31.3 30 13 आ रही है जी, ना। एक वोट की कीमत आ रही है 13, यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी 13,000 है। अब 13,000 को 68 से मल्टीप्लाई करो, ये एक एमएलए की है 13,000, टोटल एमएलए है 68 हिमाचल प्रदेश। करो लग जाएगा पता कि हिमाचल प्रदेश की वोट की कीमत कितनी है राष्ट्रपति 8,84,000। ये इलेक्टोरल वोट है हमारे हिमाचल प्रदेश। अब यूपी का अलग होगा, हर स्टेट का अलग। जाहिर सी बात है यूपी की वैल्यू ज्यादा होने वाली है ना, हिमाचल की वैल्यू कम होने वाली है, यूपी की ज्यादा होने वाली है। तो फिर चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट ये कि एग्जामिनेशन पॉइंट है वो से व्हाट इज द वोट ऑफ एन एमएलए, आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ओवर टोटल इलेक्टेड एमएलए इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। अब दूसरा अपना जो पॉइंट है, एमपी की वोट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं जी। इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे जो लोग लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स of all elected MLA of all states. Total value of votes of all elected MLA of all states over total number of elected member of parliament. Total number of elected member of parliament. ये फॉर्मूला एक एमपी की वोट की वैल्यू को निकालने। रिपीट कर देता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स ओवर, यानी कि अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इससे आप एक एमपी की वोट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दिस इज द सिस्टम हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी एंड एमएलए। तो आप समझ गए होंगे। तो ये है जी राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसीजर। चलिए अब इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि आप सारे राष्ट्रपति के चुनाव का एक पूरा मोटा माटी का आकलन करके आएंगे। पढ़ के आए सभी लोग कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, पढ़ना पड़ेगा ना, तभी होगा, ऐसे कैसे होगा। तो चलिए अब इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं भारत के राष्ट्रपति के, उसमें क्या प्रमुख सुर्खियां हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से हो सकते हैं। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत में पहली बार राष्ट्रपति कब अपॉइंट हुए, इस तारीख को अपॉइंट हुए? बहुत हिस्टोरिक डेट है ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। कब? 1952 इट वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। 26 जनवरी 1950। 26 नहीं, 24 जनवरी। 26 जनवरी से तो इन्फोर्समेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे 2 दिन पहले ही, फर्स्ट टाइम 24 जनवरी 1950 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेल्स फ्रॉम पटना, बिहार। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और 24 जनवरी 1950 को वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते। ही वाज अपॉइंटेड नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम 1950। अब पहली बार, क्योंकि इन्फोर्समेंट जो चुनाव का हुआ 1952 से है, तो पहला जो चुनाव राष्ट्रपति का है वो होता है 1952 में। अब 1952 में जब राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ, ये सारी चीजें पीडीएफ में आई थिंक नहीं है, पर बताना बिल्कुल जरूरी है आपको ये। तो 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, पहले चुनाव में राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो देखो उन जमानों में तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस इज इंडिया एंड इंडिया इज अ कांग्रेस, वही था, ठीक है, वन पार्टी रूल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वही जीत के आ जाते हैं। तो 1952 से 1957 के बीच में भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद is the only one president of India who elected twice as a president of India in 1957। 1952 से 57 पहला टेन्योर रहा, 57 से 62 तक रहा, यानी कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो समझ गए होंगे आप, सबसे लंबा कार्यकाल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब कम टू 1962 में फिर चुनाव हुए। आप जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the first vice president of India
was appointed the second president of India. तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत के सेकंड राष्ट्रपति हुए, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज अ एजुकेशनिस्ट। आप जानते हैं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी इससे पहले रहे हैं, एम्बेसडर भी रशिया में रहे हैं भारत की तरफ से। जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो भारत को सबसे बड़ी चिंता उस समय यही थी आजादी के बाद, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं ना भारत के पास। कहते थे कि भारत तो वैसा देश है कि भूखे लोग हैं और लोगों के बेसिकली कपड़े फटे हुए कपड़ों वाला देश, और भूखे लोगों का देश भारत। कि हमें हमारी दिक्कतें तो ये थी कि भारत की आबादी को फूड ग्रेन का जो सप्लाई है उसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो हमें ये देखना था कि हमें अमेरिका के साथ जाना है या हमें रूस के साथ जाना है। तो रूस के साथ अपने संबंध कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके बाद उनको एम्बेसडर अपॉइंट कर, तो एम्बेसडर भी रहे, वो पीसी भी रहे यूनिवर्सिटी के, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। और आप जानते हैं कि भारत के पहले जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का है, भारत रत्न रिसेप्टेंट भी वही है। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया और 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से, और उसमें सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये तमाम क्वेश्चन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछने की संभावना हो सकती है। सो कम टू द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब तीसरे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, and he remained his office from 1967 to 1969. Just 2 years. What happened? Why so small tenure? Because इनकी डेथ हो जाती, 69 में इनकी मृत्यु हो गई। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक दो सवाल और इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो पहले मुस्लिम थे और वो भी एक एजुकेशनिस्ट है। इससे पहले AMU के VC हो रह चुके थे और इससे पहले वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और उससे पहले AMU के वो वाइस चांसलर रहे। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होती है 69 में, एंड वी yesterday discuss about when there is a vacancy of the President of India office, there is a temporary arrangement of acting president which should be Vice President of India. तो अगर राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई वैकेंसी हो जाए तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम, तो वही हुआ। और उस समय वाइस प्रेसिडेंट भारत के थे वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी कि वीवी गिरी उनका नाम, शॉर्ट में वराहगिरी वेंकटगिरी उनका नाम है। वो उस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे और उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना पड़ा। सो अब मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट भी लाते हैं बातचीत में। अब देखो 69 का चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति के पद के ऊपर, और 69 में जैसे मैंने आपको बताया था 67 और 68 में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में पहली स्प्लिट होती है 1968। स्पिरिट की वजह क्या थी? स्पिरिट की वजह ये थी क्योंकि इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के अंदर जो सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे वो सब रिवोल्ट पे आ गए, और उस रिवोल्ट का झंडा उठा के सबसे आगे चल रहे थे वो थे मोरारजी देसाई। क्योंकि मोरारजी देसाई का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के बाद, वैसे तो उनका ये मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री से मैं सीनियर आदमी हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को मौका मिला, चलो ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद तो भारत का प्रधानमंत्री मुझे बनाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फूट पड़ी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उनका नाम है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी की अपनी जिद, नहीं, इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मैं नहीं मानती, मेरी तरफ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, वो भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी है वराहगिरी वेंकटगिरी। तो अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी भारत का राष्ट्रपति बना है, वो है वीवी गिरी। सो दिस मे बी द क्वेश्चन,
इसको मैंने पूरा आपका घटनाक्रम आपको समझा ही दिया। तो वीवी गिरी इज द ओनली कैंडिडेट हु कंटेस्टेड इंडिपेंडेंट इलेक्शन एंड वॉन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969। क्लियर कट हो गया। अच्छा, यहाँ एक और घटनाक्रम जो है हुआ है, आप इस घटनाक्रम को शायद समझेंगे। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो चुनाव की नोटिफिकेशन जब हुई, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे, अब उनको यहाँ रिजाइन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी भी खाली हो गई, तो वो विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट। सीजीआई, ये प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो पहली बार इतिहास में सीजीआई के रूप में एम हिदायतुल्लाह, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहे, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जी। ही इज द ओनली वन सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज अ सीजीआई हु वर्कड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो अब यहाँ चुनाव हुआ जी। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से बीच में आने वाली है। वीवी गिरी, यहाँ सवाल यूपीएससी में पूछा गया था। वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनका एलिवेशन पॉलिटिक्स के अंदर हुआ है ट्रेड मूवमेंट के कारण। जैसे चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुए, वो पहले क्या थे? किसान नेता थे। तो वीवी गिरी क्या थे? ट्रेड यूनियन के हेड थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके की रूट्स ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो है वीवी गिरी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वीवी गिरी जो है, जिनका उत्थान राजनीति के अंदर होता है तो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट से होता है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से आने की संभावना हो सकती है। अभी तक इतिहास में वीवी गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके चुनाव के लिए सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी। बाकी सारे राष्ट्रपति जो है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के द्वारा विजयी घोषित हो गए, लेकिन वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके चुनाव के लिए हमें सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन दिख रही है आपको? चेक करें जरा। Am I audible to you? Yes, sir. चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम पहुंचे हैं वीवी गिरी तक। अब वीवी गिरी जो है 1969 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। 74 तक रहते हैं। अब 74, क्योंकि 5 साल पूरे हुए, 74 के बाद फिर चुनाव होने थे। चुनाव हुए और चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद एक अगले कैंडिडेट है। फखरुद्दीन अली अहमद इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से इसमें से राष्ट्रपति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं गए। अभी तक जितने भी नाम हमने जाने, ये सभी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, एक्सेप्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो नहीं रहे, बाकी तो सभी रहे। अब फखरुद्दीन अली अहमद एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। अब फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 1974 से लेकर 77, अभी 3 साल इनका टेन्योर। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। अब ये 74 से लेकर 77 तक 3 साल भारत के राष्ट्रपति रहे, इनकी भी मौत हो गई। अभी तक ये किस्सा सिर्फ भारत के 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के समय देहांत हुआ है। 2 ही ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन है एक, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका की ऑफिस में रहते हैं, उनकी डेथ हुई है। अब फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में क्या क्या सवाल आ सकता है? इनकी डेथ हुई, पहला पॉइंट तो होगा क्लियर। दूसरा, ये पहले नॉर्थ ईस्टर्न व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने। नॉर्थ ईस्ट से पहले असम से बिलोंग करते थे ये, पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र से ये व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने, ये फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे इंदिरा गांधी के जमाने में जो इमरजेंसी इंपोजिशन हुआ, इनके टेन्योर में हुआ। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड इमरजेंसी भारत में इंपोज की गई थी, आपको मालूम है कि भारत में 3 है, 1 2 3, हाँ जी, 3 इमरजेंसी भारत में अभी तक लगी है, नेशनल इमरजेंसी, जिसमें से कि जो तीसरी नेशनल इमरजेंसी है वो किसके टाइम में इंपोज हुई? फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में हुई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इनके टाइम में हुआ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये है फखरुद्दीन अली अहमद।
अब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई और आपको पता है कि फिर वही प्रावधान होता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट को काम करना है। या बीडी जत्ती उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो अब बीडी जत्ती दूसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना पड़ा। तो दो ही भारत के इतिहास में ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए जिन्होंने की एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। पहले आपके थे वीवी गिरी और दूसरे हैं बीडी जत्ती। क्लियर हो गया जी। अब फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी जो इससे पहले चुनाव हारे थे, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी होने के बावजूद चुनाव हारे थे वीवी गिरी से। अब डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं एंड ही इज यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी। और नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड विदाउट इलेक्शन। बिना चुनाव के जिनका चुनाव हो गया जी, बिना इलेक्शन के, है ना, अनअपोज, चुनाव नहीं करना पड़ा, सभी पार्टी ने समर्थन दे दिया और अल्टीमेटली नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 1977 में एंड ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? 82 तक, 77 से 77 में आपको पता जनता पार्टी की सरकार उस समय थी, ठीक है। तो 77 से लेकर 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अब 1982 में आपको पता ये जमाना है किसका? इंदिरा गांधी का जमाना, इंदिरा गांधी का रजीम है। इंदिरा गांधी के उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम है पंजाब से मैं नाम बोल रहा हूँ, हाँ पंजाब से है, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। तो अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह। उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं 1982 से लेकर 87 के बीच में। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। देखो भारत की खूबसूरती देखिए आप, हम सही मायने में सेकुलर है ये पता लगता है। मुसलमान भी राष्ट्रपति, सिख भी राष्ट्रपति, ठीक, दलित भी राष्ट्रपति, महिला भी राष्ट्रपति, है ना। तो जितने भी सारे सोसाइटी के अलग अलग तरह के सेक्शन होते हैं, सभी कम्युनिटी से भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ज्ञानी जैल सिंह आपके 1982 से लेकर 87 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट जो है वो 87 आ गया। 87 में फिर चुनाव होते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन कौन? आर वेंकट रमन भी राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बने। आर वेंकट रमन सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ एट द एज ऑफ 76। 76 साल में वो भारत के राष्ट्रपति बने। ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर, दैट इज आर वेंकट रमन। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कब बने थे? 87 से 92 तक। अब 92 में कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, एसडी शर्मा भी हुए कहते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुए 1992 से लेकर 1997 के बीच में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो पॉइंट यहाँ थोड़े और इंपॉर्टेंट है। अब ज्ञानी जैल सिंह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे, ये भी ध्यान रखना है। आर वेंकट रमन भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे, दोनों है ना। नहीं, आर वेंकट रमन रहे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आर वेंकट रमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे। अब शंकर दयाल शर्मा भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इससे पहले रह चुके थे। तो 1992 से लेकर 1970 तक शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुए। 1997 से अब 2002 के बीच में जो भारत के राष्ट्रपति हुए उनका